बच्चों नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून। तो देखो बच्चों, अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं अपन। द ट्राइब्यूट नाम का लेसन बच्चों आपको पिछली क्लास में पढ़ाना मैंने शुरू किया था, और आप ये देख रहे हैं कि इसमें बच्चों पहला और दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट था। ठीक है, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 118। 118 पृष्ठ संख्या पर बच्चों आप देख रहे हैं पहला पैराग्राफ और उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ, दोनों कंप्लीट हैं। अब तीसरा पैराग्राफ में शुरू कर रहा हूं। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्ट्रैंड्स। ये कहता है बच्चों येट। तो इस येट की बच्चों एक विशेषता है जो आप जान लो। क्या विशेषता है बच्चों? येट का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब क्या होता है? येट का मतलब तो बच्चों ये होता है, क्या? इधर देखना, ये है बच्चों येट। तो येट शब्द जो है ना बच्चों, इसकी विशेषता क्या है? जैसे मैं आपको कहता हूं कि शी हैज नॉट रिटर्न्ड होम येट। शी हैज नॉट रिटर्न्ड होम येट। अब देखो बच्चों, सेंटेंस से ही आपको पता चलेगा इसका फंक्शन क्या है। शी हैज नॉट रीच्ड, ठीक है, या मैंने रीच्ड की जगह कर दिया था, क्या बोला था? रिटर्न्ड। तो रिटर्न कर दो बच्चों, क्या दिक्कत है? बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ विशेष बात है जो समझा दूंगा। तो शी हैज नॉट रिटर्न्ड होम येट। अब बच्चों आप देखो मीनिंग, वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। तो वापस की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बोलो वो अभी तक घर नहीं लौटी है। तो बच्चों आप जब कहते हो कि वो अभी तक घर नहीं लौटी है, तो ये अभी तक का मीनिंग ये देगा, अभी तक। अभी तक, तो अभी तक का मतलब हो गया एक तरह से सो फार। क्या हो गया? सो फार। इस यट की विशेषता यह है बच्चों की, जो यट है ना, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। यानी जिस भी सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा वो सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। उसमें नॉट का प्रयोग होगा, नो का प्रयोग होगा, नेवर का प्रयोग होगा, या किसी अन्य सेमी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो बच्चों यट तो आपको पता चल गया नेगेटिव सेंस देता है। दूसरी बच्चों, यट का प्रयोग अगर होगा तो वो सेंटेंस जनरली कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जनरली वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो सो फार का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन सो फार कैसे है? जैसे मैं आपको कहता हूं कि व्हाट हैव यू डन सो फार? तुमने अब तक क्या किया? तो व्हाट हैव यू डन सो फार तो बच्चों वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव होता तो आपको यट का प्रयोग करना पड़ता। ठीक है, अब बच्चों अपनी बात को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। यट आई हैव नेवर बीन। बच्चों ने हैव के बाद में क्या आ रहा? बीन आ रहा है। तो आप लोग इसका टेंस पकड़ो, क्योंकि बच्चों हैज और हैव के साथ बीन आ रहा है, और आगे कोई तीसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। चूंकि सेंटेंस में आगे कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो फिर मुझे ये बताओ कि यह हैज हैव तो किसका काम करेगा? सहायक क्रिया का। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो बच्चों इसको प्रेजेंट परफेक्ट का मानो। येट आई हैव नेवर बीन, येट आई हैव नेवर बिकम। येट आई हैव नेवर बिकम यानी तो भी मैं जो है कभी भी सक्षम नहीं हो पाया। ठीक है, येट आई हैव नेवर बीन एबल, मैं कभी भी सक्षम नहीं हो पाया टू ब्रेक यानी तोड़ पाने में दोज स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंड, तो स्ट्रैंड का मतलब होता है बच्चों विचारों की लड़ी, विचारों का अंश। तो स्ट्रैंड्स का मतलब बच्चों एक डोर होती है, डोर, पतली डोर है ना, तंतु। तो बच्चों तो भी मैं उन विचार तंतुओं को नहीं तोड़ पाया। ऑफ बच्चों क्या लिखा है? कंप्लेसेंसी। बच्चों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग याद कर लेना। कंप्लेसेंसी जिसका माने होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी आत्मसंतुष्टि। तो येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्ट्रैंड्स ऑफ कंप्लेसेंसी। इसके बावजूद भी, येट मानी क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ इवन दैट, डिस्पाइट इवन दैट, यानी इस सब के बावजूद आई हैव नेवर बीन, आई हैव नेवर ग्रॉन, आई हैव नेवर बिकम एबल टू, मैं कभी भी जो सक्षम नहीं बन पाया। दैट आई कुड ब्रेक दोज स्ट्रैंड्स ऑफ कंप्लेसेंसी, कि मैं आत्मसंतुष्टि की, कि उस तंतु को तोड़ पाता
कि आत्मसंतुष्टि के उन विचार अंशों को तोड़ पाता विच हैव क्वाइल्ड। कोयले नहीं होता तो सांप क्या करता, कुंडली मार के बैठ जाता है। तो विच हैव क्वाइल्ड यानी जो कुंडली मार के बैठे हैं अराउंड मी, यानी मेरी चारों तरफ, या जो मुझे चारों तरफ से कुंडली मार करके जो है अपनी कुंडली के अंदर मुझे समेटे हुए हैं, जो मेरे चारों तरफ कुंडली मार करके बैठे हैं। कौन? वो विचारों के तंतु, यानी आत्मसंतुष्टि के वो विचारों के तंतु जो मेरे चारों तरफ बड़े घने हो गए हैं, जो मेरे चारों तरफ कुंडली मार करके बैठे हैं। मैं अपने आप को क्या नहीं कर पाया कभी भी, कैसे हम अपने आप को आजाद करेंगे? तो कैसे मैं अपने आप को आजाद नहीं कर पाया? किनसे? उस डोरी से मैं अपने आप को आजाद नहीं कर पाया। आई हैव केप्ट क्वाइट। ध्यान दो बच्चों, क्वाइट यानी क्या होता है? चुप। चुप यानी क्वाइट होता है। तो आई हैव केप्ट क्वाइट का मतलब बच्चों मैं खामोश बना रहा। आई हैव रिमेंड क्वाइट। आई हैव रिमेंड क्वाइट का मतलब मैं बिल्कुल खामोश बना रहा। टू प्रूव दैट, मैं ये साबित करना चाहता था। होता क्या है बच्चों, कभी कभी आप जानते हो कि जब मेरे पास में किसी का पत्र आया, मैंने जवाब नहीं दिया, या किसी का फोन आया, हमने जवाब नहीं दिया, रिसीव नहीं किया हमने, तो एक्चुअली क्या है बच्चों, हम ये दिखाना चाहते हैं ताकि सामने वाले को बुरा नहीं लगे और वो ये सोच के संतुष्ट हो जाए कि मैं बहुत बिजी हूं। आई एम टू बिजी टू रिसीव हिज और हर फोन। मैं उसका फोन रिसीव नहीं कर सकता हूं, इतना मैं बिजी हूं। ऐसा हम बच्चे क्या करते हैं, बहाना करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम फोन तो किसी अन्य वजह से नहीं उठाते हैं, पर हम कहना ही चाहते हैं वो आपका फोन आया तो था परंतु मुझे पता ही नहीं चला, जबकि पता सब चलता है, थोड़ी देर बाद में चलता है। अजय वो तो पता ही नहीं चला, और वो आपका मेरा नंबर सेव नहीं है आपके पास। अजय नहीं, नंबर तो सेव था लेकिन वो क्या है, कुछ ही दिनों पहले सिम बदली थी तो वो नंबर इधर से उधर हो गया है। ये इस प्रकार की बातें तो हम जीवन में हम करते हैं। तो येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्ट्रैंड्स ऑफ कॉम्प्लिसेंसी। तो भी आत्मसंतुष्टि के उन तंतुओं को तोड़ने में मैं कभी भी समर्थ नहीं हो पाया। विच हैव क्वाइड अराउंड मी, जिन्होंने मेरे चारों तरफ कुंडली मार ली है, या जो मुझे चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, या जो मेरे चारों तरफ बहुत ही घने घने घिराए हैं। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट, मैंने इस बात को सिद्ध करने के लिए चुप्पी रखी, चुप्पी साधी, दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, कि मैं बिजी हूं। आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, मैं व्यस्त हूं और पहले से ही व्यस्त हूं। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता? वही है कि आई एम ऑलरेडी बिजी, आई एम बिजी एंड ऑलरेडी बिजी, आई एम बिजी एंड ऑलरेडी बिजी। बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आई? तो आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड अर्थात मैं व्यस्त हूं और मैं पहले से ही व्यस्त हूं। मैं व्यस्त हूं और पहले से ही व्यस्त हूं। एक्चुअली व्हाट द ऑथर वाज डूइंग, लेखक वास्तव में क्या कर रहा था? ही वाज डूइंग, बच्चों वो क्या कर रहा था? एक्चुअली ही वाज डूइंग नथिंग बट ही वाज प्रिटेंडिंग। वो बहानेबाजी कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था। प्रिटेंड यानी क्या होता है? बहानेबाजी कर रहा था। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन, अब वो मुझे शिकायत नहीं करती है। कौन? माय मदर, जिन्होंने मुझे मेरे प्री मैरिज डे, प्री नप्शल डेज अर्थात मेरे विवाह से पूर्व के दिन भी उन्होंने मुझे स्मरण कराए। मेरे विवाह से पूर्व के दिन भी उन्होंने स्मरण कराए। खूब ओढ़मा दिया, उलाहना दिया कि बाबूली तू पहले वाला बाबूली नहीं रहा है। जब छोटा था तो और ही बात थी, लेकिन अब तो क्या है कि तू सिर्फ तेरी घरवाली का बनकर रह गया है और अपनी मम्मी को बिल्कुल याद नहीं करता है। लेकिन अब वो समझ गई है कि काम में बहुत बिजी है मेरा बेटा, तो शी डज नॉट कंप्लेन। अब वो शिकवा नहीं करती है, वो शिकायत नहीं करती, वो ओढ़ में नहीं देती है। प्रोबेबली, संभवतया, प्रोबेबली यानी क्या होता है? संभवतया। शी अंडरस्टैंड्स, संभवतया वो इस बात को समझती है, संभवतया वो इस बात को समझ पा रही हैं, समझ रही हैं। किस बात को समझ रही हैं? अब भाई पोजीशन अर्थात मेरी क्या स्थिति है, मैं कितना व्यस्त हूं, इस बात को संभवतया मेरी मां समझ रही है। संभवतया मेरी मां इस बात को समझ रही है कि मैं कितना बिजी हूं, अर्थात मेरी सिचुएशन, मेरी पोजीशन जो है वो उसके द्वारा समझी जा रही है। यूजुअली, ध्यान दो बच्चों, जिस सेंटेंस में यूजुअली आ जाए वह सेंटेंस जनरली प्रेजेंट सिंपल का होता है। पास्ट सिंपल का भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल का भी हो सकता है। तो बच्चों, यूजुअली माय एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी। देखो बच्चों, राइट समथिंग, राइट टू समबडी, ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। माय फादर रोट टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे लिखा खत। और अगर मैं कहूं माय फादर रोट मी,
तो मेरे पिताजी ने मुझे लिखा। तो मैं कोई लेटर हूं या मैं कोई ऐसे हूं या मैं कोई पोयम हूं कि मुझे लिखा जाए? तो बच्चों समझो, राइट टू समबडी होता है जबकि राइट समथिंग होता है। जैसे ही रॉट पोएट्री, ही रॉट एन ऐसे, ही रॉट ए रिपोर्ट, ठीक है, ही रॉट ए पोयम, ही रॉट ए नॉवल। तो ये तो है, लेकिन हम किसी को लिखते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? आई रॉट टू हिम, आई रॉट टू हर, मैंने उसको लिखा। तो बच्चों जरा देखना, यूजुअली माई ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, यानी आमतौर पर मेरे बड़े भैया, मेरे अग्रज मुझे पत्र नहीं लिखते हैं। आज उनका पत्र आया है तो इसका मतलब कोई खास बात है। वैसे आमतौर पर मेरे बड़े भैया मुझे पत्र नहीं लिखते हैं। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उन्हें मुझसे किसी भी चीज की दरकार नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं वेल, आई एम वेल एंड माई चिल्ड्रन आर वेल, मेरे बीवी बच्चे सब कुशल हैं, इतना ही वो चाहते हैं मुझसे। वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है, इसके बदले उन्होंने कभी एक चवन्नी की भी मुझसे क्या नहीं की, अपेक्षा नहीं की। तो वो अच्छे भाई हैं। तो यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, आमतौर पर मेरे बड़े भैया मुझे नहीं लिखते हैं। इट इज नॉट नीड, देखो बच्चों नीड है ना, ये क्या है, यहां वर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं इसको कर देता कि ही नीड नॉट, फिर नीड में नहीं जुड़ता, तब वो मॉडल होता ही नीड नॉट एनीथिंग फ्रॉम मी, उन्हें मुझसे किसी भी चीज की दरकार नहीं है, नहीं होती है। ही इज नेवर सॉट, ही इज नेवर वांटेड, ही इज नेवर एक्सपेक्टेड इवन ए टोकन, इवन ए क्वाइन फ्रॉम मी, उन्होंने मुझसे कभी एक सिक्के की भी अपेक्षा नहीं की है। उन्होंने कभी मुझसे एक सिक्के की भी अपेक्षा नहीं की है। इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन द एक्सचेंज ऑफ, यानी के बदले। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? के बदले। तो इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न, उनकी फिक्र के बदले, फॉर मी, यानी मेरे बारे में उनकी जो फिक्र है उसके एवज में उन्होंने कभी मुझसे एक पैसा भी नहीं मांगा। एज एन एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने जो मेरी फिक्र की है, जो मेरी परवरिश की है, जो मेरी परवाह की है, उस सब के एवज में he had never sought even for a single coin in lieu of his concern as an elder brother, एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने मेरे प्रति जो कंसर्न अर्थात जो मेरी फिक्र की है, जो मेरी परवाह की है, इसके एवज में कभी उन्होंने मुझसे क्या नहीं चाहा, एक भी रुपया नहीं चाहा। और बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, इन दोज डेज, यानी उन दिनों। इन दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों। व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, जब मैं फकत एक विद्यार्थी था। इन दोज डेज यानी उन दिनों। व्हेन आई वॉज ओनली अ स्टूडेंट, जब मैं सिर्फ एक विद्यार्थी था। द ओनली थिंग दैट, ध्यान दो बच्चों, द ओनली आएगा तो आगे दैट आएगा, विच नहीं आएगा। ध्यान दो, विशेष बात है ये, इसलिए आपको बता देना जरूरी है। देखो देखो बच्चों, जैसे एक सेंटेंस है, सदाबहार सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, ऑल ऑल का अलग है, आपको मैं ओनली का बताता हूं। देखो एजुकेशन is the only weapon which you can use to change the world। ठीक है बच्चों,
अब बात यह है कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन, तो बच्चे जो द ओनली जब आता है ना, तो यहां पर विच नहीं दैट आता है, तो बताओ सेंटेंस शुद्ध क्या बनेगा? ये गलत है, सही है ना? एजुकेशन इज द ओनली वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ऐसा एकमात्र हथियार है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो इस दुनिया को बदलने के लिए। शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है, औजार है, जिसका प्रयोग या जिसका इस्तेमाल आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। तो बच्चों, इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आइए देखते हैं हम। तो लिखा हुआ है कि यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, अर्थात आमतौर पर मेरे बड़े भाई मुझे पत्र नहीं लिखते हैं। इट डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उन्हें मुझसे किसी भी चीज की दरकार नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम मी, मुझसे उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ही हैज नेवर सॉट ए टोकन फ्रॉम मी। नेवर, तो बच्चों नेवर आता तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल होता है और पास्ट सिंपल भी हो सकता है और फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है, और बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें दिया है प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ही हैज नेवर सॉट ए टोकन, ही हैज नेवर सॉट इवन ए क्वाइन, उन्होंने नहीं चाहा कभी 1 रुपया भी एक सिक्का भी फ्रॉम मी, मुझसे। इन ल्यू ऑफ यानी के एवज में, इज कंसर्न उनकी परवाह के एवज में, फॉर मी मेरे लिए उनकी परवाह के एवज में, एज एन एल्डर ब्रदर अर्थात एक बड़े भाई के रूप में। इन दोज डेज अर्थात उन दिनों, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इन दोज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट अर्थात उन दिनों जब मैं सिर्फ एक विद्यार्थी था। द ओनली थिंग विच, नहीं बच्चों दैट, समझ गए, द ओनली के साथ दैट आता है। तो द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अर्थात केवल एकमात्र वह बात जिसके बारे में वे मुझसे पूछताछ करते थे, अबाउट वॉज माई वेलबींग, वो था मेरी कुशल क्षेम। वेलबींग क्या का मतलब होता है मेरी अच्छी स्थिति में होने के बारे में। इसका मतलब ये हुआ इन दोज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट अर्थात उन दिनों के दौरान जब मैं एक विद्यार्थी था। द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट अर्थात एकमात्र चीज जिसके बारे में, एकमात्र बात जिसके बारे में वो पूछा करते थे, दैट वाज नथिंग बट अबाउट माय वेलबींग, वो और कोई बात नहीं थी बल्कि वो थी मेरी कुशल क्षेम, क्या मेरी अच्छी स्थिति में होने के बारे में वो पूछते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, ड्यूरिंग माई स्टे एट होम का मतलब होता है कि ड्यूरिंग यानी के दौरान, माई स्टे का मतलब होता है मतलब मेरे ठहरने के दौरान, एट होम यानी घर पर अर्थात मेरे घर पर रुकने के दौरान, मेरे घर पर रुकने के दौरान। ही वुड, बच्चों देखो वुड मॉडल का प्रयोग होता पास्ट हैबिट के लिए, या वुड को काट के यूज टू का प्रयोग करोगे तो भी सही होगा। ही यूज टू यानी वो ही यूज टू कैच फिश, वो मछली पकड़ कर लाते थे, फॉर मी मेरे लिए। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम का मतलब होता है कि मेरे घर पर ठहरने के दौरान, ही यूज टू कैच फिश फॉर मी, वो मेरे लिए मछली पकड़ के लाया करते थे, फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड अवर हाउस अर्थात हमारे घर के पिछवाड़े में जो तालाब था, हमारे घर के पिछवाड़े में स्थित तालाब में से वो
मेरे घर पर ठहरने के या मेरे घर पर रुकने के दौरान हमारे घर के पिछवाड़े में स्थित तालाब में से वे मेरे लिए मछलियां पकड़ कर लाते थे। एंड वुड आस्क हिज वाइफ, एंड ही वुड और ही यूज्ड टू आस्क हिज वाइफ, अर्थात वो अपनी पत्नी से कहा करते थे। ही यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को निर्देश दिया करते थे क्या, कि बाबूली के लिए बहुत अच्छा खाना बनाओ। आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर ए गुड डिश, वो अपनी पत्नी से कहते थे बहुत अच्छी डिश बनाओ। वो अपनी पत्नी अर्थात मेरी भाभी से कहते थे टू प्रिपेयर ए गुड डिश, कि वो बहुत अच्छी बहुत लजीज भोजन बनाए। फॉर यानी होता बिकॉज आई लव्ड फिश, क्योंकि आई लाइक्ड फिश, क्योंकि मैं मछलियों को पसंद करता था, क्योंकि मैं फिश खाना पसंद करता था, मछली खाना पसंद करता था, इसलिए वो आते और मेरी भाभी को कहते, मछलियां लाते और मेरी भाभी को कहते क्या, कि प्रिपेयर ए गुड डिश, प्रिपेयर ए डिलीशियस डिश फॉर बाबूली, बाबूली के लिए अच्छा वाला खाना बनाओ। व्हेन द कैच वॉज स्कैंटी, जब मछलियां पकड़ के लाते थे तो कैचे नहीं क्या होता बच्चों, कैचे नहीं होता है, मतलब कि कैचे नहीं होता है, जैसे आपने मछलियां पकड़ी तो कितनी पकड़ी उस मात्रा को कैच कहते हैं। तो व्हेन द कैच वॉज स्कैंटी का मतलब होता है जब मछलियों का पकड़ना अल्प मात्रा में होता। जैसे मान लो पूरे घर वाली मछलियां खाएं तो चाहिए अपने को 5 मछली, और बात यह है कि एक ही मछली पकड़ में आई तो फिर क्या करें। तो जब मछलियों की कैच बहुत स्कैंटी मानी अल्प मात्रा में होती थी तो मछली सिर्फ मेरे लिए बनती थी, क्योंकि मैं घर का क्या था, छोटा और लाडला था। तो बताया गया कि व्हेन द कैच वॉज स्कैंटी, अर्थात जब मछली पकड़ी जाती, जब मछली अल्प मात्रा में पकड़ी जाती, द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड, यानी द डिश ऑफ फिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली, यानी ओनली फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए। तब क्या होता था कि जो फिश की डिश है अर्थात मछली का जो भोजन है वह एक्सक्लूसिवली यानी खास तौर पर या ओनली स्पेशली मेरे लिए ही बनती थी। ही वुड से टू हिज वाइफ, ही यूज टू से टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को कहा करते थे क्या, यू मस्ट मेक द डिश, तुम्हें डिश को या भोजन को बनाना है एज डिलीशियस एज पॉसिबल, जितनी संभव हो उतनी स्वादिष्ट डिश तुम्हें तैयार करनी है। यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल, यानी तुम्हें यथासंभव स्वादिष्ट या लजीज भोजन तैयार करना है। यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट, यानी जो सरसों का मसाला है उसका प्रयोग करते हुए, यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट यानी यूजिंग मस्टर्ड स्पाइस, यानी सरसों का मसाला काम में लेते हुए, फॉर बाबूली यानी बाबूली के लिए, अर्थात तुम्हें बाबूली के लिए यथासंभव लजीज भोजन तैयार करना है। किसका प्रयोग करते हुए, मस्टर्ड पेस्ट यानी सरसों के मसाले का प्रयोग करते हुए तुम्हें बाबूली के लिए यथासंभव स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना है। इवन नाउ, यहां तक कि अब भी, इवन नाउ माने यहां तक कि अब भी, ही इज द सेम मैन, वो वही आदमी है। आज जब सब बदल गए हैं, मैं बदल गया हूं, सब बदल गए हैं, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो आज भी वैसा ही है, इज द सेम मैन, वो आज भी वैसे ही आदमी है, वो आज भी वैसे ही इंसान है। विद द सेम टोन ऑफ लव, आज भी उनकी वाणी में वही टोन ऑफ लव यानी प्रेम का वही लहजा है। आज भी उनकी जो वाणी है उस वाणी में वही प्रेम का लहजा है। एंड कंपेशन, आज भी उनकी वाणी में मेरे प्रति वही कंपेशन मानी वही सिंपैथी मानी वही सहानुभूति या वही हमदर्दी है। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, उसे किसी ने नहीं बदला है। हमको जरा सी नौकरी लग गई हमारी, हम वेल सेटल क्या हो गए, हम बदल गए, लेकिन इतने सारे उतार और चढ़ाव, सो मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जिंदगानी के इतने सारे जो उतार और चढ़ाव मेरे बड़े भाई ने देखे, बट नथिंग हैज चेंज्ड हिम, परंतु कोई भी बात उनको बदल नहीं सकी। ही इज द सेम मैन, ही इज द सेम मैन, अर्थात वो आज भी वैसे ही आदमी है। विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपेशन, और आज भी वही प्रेम का लहजा है उनके पास, और आज भी वही सहानुभूति है उनकी शब्दों में। नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ नहीं बदला है। ही 7 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हैं उसके, लेकिन 6 बच्चों की जिम्मेदारी ने भी
6 बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे भाई को नहीं बदल पाई। 6 बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे भाई को नहीं बदल पाई। फादर, पिताजी, मदर, माँ, केटल, मवेशी, जानवर, फील्ड्स, खेत, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और घर बार की जिम्मेदारियां। ही इज द सेम, फिर भी वो वही हैं। माई एल्डर ब्रदर, मेरे अग्रज। मेरे अग्रज अर्थात जो मेरे बड़े भाई हैं वो फिर भी वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ उनमें, वो जस के तस हैं। ध्यान दो बच्चों, चिल्ड्रन का कभी बहुवचन नहीं बनता है। चाइल्ड का बहुवचन चाइल्ड से नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। आप करते हो साहब 7 चाइल्ड्स वर देयर, नो 7 चिल्ड्रन वर देयर। चिल्ड्रन में एस जोड़ के चिल्ड्रंस, ये भी गलत, ठीक है। उसी तरीके से एक शब्द आ रहा केटल, CATTL, केटल यानी क्या होता है? मवेशी, दुधारू पशु। तो जो दुधारू पशु होते हैं, चौपाई जानवर होते हैं, वो बच्चों क्या होते हैं? अनकाउंटेबल माने जाते हैं, इसलिए केटल का केटल्स कभी नहीं बनेगा। अब आपको इसका सिंगुलर नहीं होता इसका, ठीक है, इसका सिंगुलर नहीं होता है। और जो फिश होती है, फिश, ये भी अनकाउंटेबल होती है, उसका भी फिशेज नहीं होता। फिशेज तब होता है जब आप अलग अलग प्रकार की अलग मछलियों की अलग अलग नस्लों की जब बात करते हैं आप, तब फिशेज होता है, जनरली नहीं होता है, ठीक है। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली का मतलब होता है बच्चों, आई यानी मैंने, आई यानी में होता है, ने बाहर चलाओ। आई यानी मैंने, हैंडल्ड यानी रखा, द लेटर माने खत को, केयरफुली मानी सावधानी से। और टेबल के ऊपर क्या हुआ बच्चों? जो बड़े भाई का पत्र इनको मिला, आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, अर्थात उस पत्र को मैंने बड़ी सावधानी से रखा। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, उसने मुझे कहा था कि मैं घर चला हूं। उस खत में यह लिखा हुआ था, माई एल्डर ब्रदर हैड आस्क्ड मी टू कम होम, माई एल्डर ब्रदर हैड आस्क्ड मी टू कम होम। ध्यान दो बच्चों, टू कम होम है, टू कम टू होम नहीं है। ये मैंने कहा कि कम होम होता है, कम टू होम नहीं होता है, गो होम होता है, गो टू होम नहीं होता है। तो ये आस्क्ड मी टू कम होम, अर्थात उन्होंने मुझे घर आने के लिए लिखा। सम फ्यूड का मतलब होता है सम डिस्प्यूट, कोई विवाद। सम फ्यूड अर्थात कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद। हेड क्रॉप्ड अप यानी खड़ा हो गया था। सम डिस्प्यूट हेड क्रॉप्ड अप यानी कोई विवाद खड़ा हो गया था। द 2 सिस्टर्स इन लॉ, 2 भाभियां, क्योंकि इसके 2 बड़े भाई है ना, एक तो बड़ा भाई है वो तो देवता है, एक बीच वाला वो शैतान है, और सबसे छोटा ये है जो ये तो आपको पता है, ये तो बिना पेंदे का लोटा है, न इधर है न उधर है ना। तो द 2 सिस्टर्स इन लॉ। ध्यान दो बच्चों, आप लोग क्या करते हो? सिस्टर इन लॉ का बहुवचन करते हो सिस्टर इन लॉज, जबकि होता क्या है? सिस्टर्स इन लॉ, यानी जो मेन वर्ड है उसमें एस जोड़ना चाहिए। तो द 2 सिस्टर्स इन लॉ यानी दोनों भाभियों में, हेड क्वारल्ड यानी दोनों भाभियों में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। दोनों भाभियों में क्या हो गया था बच्चों? दोनों भाभियों में झगड़ा हो गया था। और पेडी फील्ड्स, पेडी क्या होता है? ध्यान दो बच्चों, एक तो राइस होता है, एक पेडी होता है। आप लोग क्या समझते हो? देखो, ये तो राइस है और ये पेडी है। अब दोनों में क्या है? फर्क है। ये जो पेडी है बच्चों, इसका मतलब धान होता है, धान, और इसका मतलब होता है चावल। ध्यान दो, चावल के ऊपर कभी भी बिंदी नहीं आती है, आप बिंदी मत लगाया करो। अब चावल और धान में क्या फर्क है बच्चों? चावल की खड़ी फसल को ही धान कहते हैं, गेहूं की फसल को धान नहीं कहते हैं। ध्यान दो, पेडी का मतलब क्या होता है? चावल की जो खड़ी फसल होती है उसे पेडी कहते हैं, हिंदी में उसे धान कहा जाता है। और जब आप उसमें से भूसा अलग करके, दाना बाहर निकाल के चावल बिल्कुल अलग सही कर लेते हो, उनको मतलब क्या करते हैं वो करके फटक करके, तो फिर वो चावल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि साहब ये बिहार के उधर आपको पता है कि इधर भुवनेश्वर, उड़ीसा, तो उस एरिया का पार्ट है, तो वहां चावल की खेती होती है। तो ये कह रहे हैं कि द 2 सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वारल्ड, दोनों भाभियां आपस में झगड़ चुकी थी, उनके बीच में झगड़ा हो गया था। और पेडी फील्ड्स, अब जो है बंटवारा होगा किसका? और पेडी फील्ड्स का मतलब हमारे धान के खेत। हमारे धान के खेतों को 3 भागों में बांटा जाना था। और पेडी फील्ड्स हैड टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में उनको बांटा जाना था। द कॉटेज, कॉटेज मानी कच्चा मकान। देखो बच्चों, पहले सबके पक्के मकान नहीं होते थे, गांव में खासतौर पे कहाँ पक्के मकान नसीब होते थे। तो द कॉटेज अर्थात जैसे भी हमारी कुटिया थी, उस कुटिया को भी तीनों भाइयों में पाती पाती बांटना था। एंड ऑल द मूवेबल, और तमाम चल, एंड इमूवेबल और अचल, ठीक है बच्चों, इसमें एस लगा दिया, मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स। इसका मतलब यह हुआ
कि ये होने में तो क्या एडजेक्टिव है, और आपने एडजेक्टिव में एस लगा करके उसका बहुवचन बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नाउन में चेंज हो गया है। ठीक है, ये बच्चों कॉमन नाउन में चेंज हो गया, तो ये कहना चाहता है कि तमाम चल तथा अचल संपत्ति को भी वर टू बी डिवाइडेड, सबको बांटा जाना था, सबको बांटा जाना था, यानी हमारे धान के खेतों, हमारे मकान तथा समस्त चल और अचल संपत्तियों को बांटा जाना था इनटू 3 पार्ट्स, यानी 3 भागों में, एमंगस्ट अस, यानी हमारे बीच में। जानते हो बच्चों, 2 के बीच में बांटते हो तो बिटवीन, और 2 से ज्यादा के बीच में बांटते हो तो एमोंग। चूंकि ये 3 भाई हैं इसलिए बिटवीन का प्रयोग नहीं एमोंग का होगा। अब एक बच्चा सवाल पूछेगा, सर ये एमोंग तो ठीक है, पर ये लास्ट में एस्ट क्यों जोड़ दिया है? देखो बच्चों, ये कुछ नहीं है, एमोंग और एमोंगस्ट एक ही होता है। ये जो ओल्ड इंग्लिश है, खासतौर पे जो पोएट्री की इंग्लिश है, उसमें एमोंग की जगह एमोंगस्ट लिखा जाता है। क्लियर हो गया है? तो लिखा है कि और पैडी फील्ड्स, हमारे धान के खेतों, द कॉटेज यानी मकानों, एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स, और तमाम और समस्त चल तथा अचल संपत्तियों को वर टू बी डिवाइडेड, मान इसको बांटा जाना था इनटू 3 पार्ट्स अमंगस्ट अस, यानी हमारे मध्य 3 भागों में। माय प्रेजेंस वाज इंडिस्पेंसेबल, मेरी मौजूदगी क्या थी? इंडिस्पेंसेबल मानी अपरिहार्य थी। माय प्रेजेंस वाज इंडिस्पेंसेबल, अर्थात जो मेरी प्रेजेंस यानी जो मेरी मौजूदगी है वो इंडिस्पेंसेबल थी, अर्थात भाई तीनों को, जब तीनों के बीच में पाती होगी तो तीनों का वहां मौजूद होना भी जरूरी है। इसलिए मेरे बड़े भाई ने कहा था कि जल्दी से जल्दी क्या हो, चले आओ। कहां चले आओ? घर पर चले आओ, क्योंकि घर पर क्या होगा, जितनी भी जमी अपनी जो है जमी धरा है, ठीक है, जमी जाग है, जमी दोरा है, सबको क्या करना, आपस में बांटना है। इट वॉज माई सेकंड ब्रदर, लेकिन मेरा छोटा भाई था एक, तो बड़ा तो देवता था, और ये तीसरा वाला आपको पता है कैसा है? ये तो जोरू का गुलाम है ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है, हैंड पैक्ड हस्बैंड है ये। देखो बच्चों, अंग्रेजी में एक शब्द होता है हैंड पैक्ड हस्बैंड, ध्यान दो। ये जिंदगी में बच्चों तुम बड़े हो तो कभी भी ऐसे मत बनना, और कैसे बन जाना, तो ये होता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो इसको हिंदी में बच्चों हम क्या बोलते हैं? यानी मुर्गी, और पैक्ड यानी पैक्ड, पर बच्चों इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। अब प्रश्न ये कि जोरू क्या होती है, तो समझ गए होंगे जोरू किसको बोलते हैं। जर जोरू और जमीन के लिए आदमी लड़ता है, ये 3 ज हैं बच्चों, 3 जकार हैं। ये कौन कौन से जकार है? एक तो जर है, एक जोरू है, और एक जमीन है। ये विश्व युद्ध, ये महायुद्ध जो भी होते हैं, सब इन तीनों के पीछे होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पति जो हर बात में ही पत्नी की बात मानता है, उसी को पटाजन बना के रखता है घर की, तो उसको आप क्या बोलते हैं बच्चों? हैंड पैक्ड हस्बैंड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार के जो घर के होते हैं मुखिया, उस घर की तो क्या उठी दशा आ जाती है। इसलिए बच्चों यहां बताया गया है कि क्या बताया गया है, जरा देखना। यह बच्चों एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, ये सुनो आप, क्या बात है। तो यह है कि इट वॉज माई सेकंड ब्रदर, अर्थात ये मेरे दूसरे नंबर का भाई था, हु वॉज सो पर्टिकुलर, जो क्या था, हुआ सो पर्टिकुलर, जो था बहुत विशेष, एंड अडेमेंट। अडेमेंट जानते हो? आपको पता हो महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें कृष्ण भगवान जाके क्या बोलते हैं कि यार 5 गांव ही दे दो, तो दुर्योधन क्या बोलता है? सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। तो अडेमेंट होता है किसी बात के ऊपर जो अड़ियल स्वभाव का आदमी होता है ना। तो इट वॉज माई सेकंड ब्रदर हु वाज सो पर्टिकुलर एंड अडेमेंट, अर्थात ये मेरे दूसरे नंबर का भाई था जो बहुत ही विशेष था, या जो इस बात के ऊपर विशेष रूप से अडिग था। अडिग, अड़ा हुआ था किस बात पे? अबाउट द डिवीजन। डिवीजन तो होगा, अब बच्चों एक तत्व की बात और समझ लो। डिवीजन तो ठीक है, लेकिन तुम में से कई लोग क्या बोलते हो कि ये 3 चीजें इनको क्या करो, आपस में इसका डिवाइडेशन कर दो। ध्यान दो बच्चों, डिवाइडेशन शब्द अंग्रेजी में होता ही नहीं है। डिवाइड का बनता डिवीजन। आप लोग जबरदस्ती डिवाइड को डिवाइडेशन कर देते हो, चेंज को चेंजमेंट को तो कर देते हो। तो ये तो अपनी तरफ से दरेरा देकर के बनाई गई अंग्रेजी है, ऐसे नहीं बनती है। तो डिवाइडेशन नाम का शब्द अंग्रेजी में होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान देना। डिवीजन, ही वांटेड इट, वो चाहता था बंटवारा, एट एनी कॉस्ट। अंडरलाइन करो, एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। आपको दिया जाएगा ऑन एनी कॉस्ट, वो गलत होगा, ऑन नहीं होगा। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। उसे क्या चाहिए था? उसे बच्चों बंटवारा चाहिए था, किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड में। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार बच्चों।